नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 16 मई के नतीजे में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होने जा रही है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण से लेकर चुनाव बाद के सर्वेक्षणों में यही बार बार उभर कर आया है कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अपने क्षेत्रीय दलों को खारिज कर दिया है। तकनीकी रूप से बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, मगर सत्ता में आने का मौका यूपी में ही मिला है। अगर यूपी में बीजेपी को 45 से 55 के रेंज में सीटें आ रही हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि बीएसपी और सपा दोनों का गढ़ टूट गया है। इन दोनों दलों की ताकत जिस जमीन पर है, उसमें बीजेपी ने या तो सेंध लगा दिया या फिर इनके अलावा ऐसा समीकरण बना दिया जिसके आगे सपा का यादव, बसपा का जाटव और इन दोनों में बटा मुसलमान शक्तिहीन हो गया। यह कोई मामूली बदलाव नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2009 में कांग्रेस को 21 सीटें आई थीं, बीजेपी को 10। 5 साल के भीतर बीजेपी 10 से 50 पार कर रही है। क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? क्या तमाम जातियों के गठबंधन कमजोर हो गए? क्या बीजेपी ने जमीन पर तमाम जातियों के भीतर के अंतर्विरोध को पाट दिया? बिना सामाजिक समरसता का समीकरण बनाए बीजेपी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। डॉक्टर अंबेडकर के प्रति आस्था और कांशीराम के घोर आंदोलन का नतीजा था बीएसपी का उदय, और लोहिया से लेकर चरण सिंह जैसे नेताओं के पिछड़ावाद का नतीजा था सपा जैसी पार्टी का उभार। इन शक्तियों को जानकर मंडल के रूप में चिन्हित करते हैं। अब ऐसा क्या हो गया है कि मंडल कमंडल में जाता दिख रहा है, जबकि यूपी की राजनीति में दोनों अलग ही हुए थे तब जब ध्रुवीकरण उभार पर था। क्या सब कुछ इतना सामान्य है जितना बताया जा रहा है? यह भी तो हो सकता है कि यूपी का मतदाता इन पहचानों से ऊपर उठकर किसी राष्ट्रीय पार्टी को अपना समर्थन देना चाहता है। यूपी का मतदाता 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार नहीं चुनता है अपने लिए, तो लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के हालात कैसे पैदा करे? लेकिन क्या अमित शाह, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं, मायावती और मुलायम से बड़े नेता हो जाएंगे? जब मोदी और अमित शाह ने यूपी की दावेदारी शुरू की थी, तब यूपी के धुरंधर कहा करते थे कि यह यूपी है, यहां चौक चौराहे पर सब नेता ही हैं। लेकिन उसी यूपी में गुजरात से आया कोई अमित शाह नाम का व्यक्ति मायावती और मुलायम को हराने की स्थिति में है। अभी नतीजा नहीं आया है, लेकिन बीएसपी और सपा को कमजोर कर अपनी ताकत का प्रसार बीजेपी करती है और 50 के पार जाती है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। हम इसी पर आज बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम छोटा सा आपको ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं कि ये 2009 का है। बीजेपी को 10, कांग्रेस 21, एसपी को 23 और बीएसपी को 20 सीटें मिल रही हैं। 2004 का अगर देखिए तो बीजेपी के पास 10 है, कांग्रेस के पास 9 है, समाजवादी के पास 35 है और बीएसपी के पास 19 है। यानी 2004 और 2009 में बीजेपी 10 पर सिमटी हुई है। 1999 में बीजेपी के पास 29 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 10 सीटें हैं, और 1996 जो बीजेपी के लिए पहली बार वो 52 सीट प्राप्त कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो 1996, तब कांग्रेस को 5, समाजवादी को 16 और बीएसपी को 6 सीटें आई थी। यानी क्या 1996 का नतीजा इस बार दोहराया जाएगा? इसके अलावा हमारा जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो एबीपी न्यूज निल्सन का जो CNN, IBN, CSDS, ABN न्यूज निल्सन का जो है बीजेपी को 45 से 53 सीटें हैं, एबीपी को 46 दे रही है। एबीपी का सर्वे में बीजेपी को 46 सीटें मिल रही हैं, यानी 46 से 53 का रेंज है। कांग्रेस को 3 से 5 और एबीपी में 8 है, समाजवादी पार्टी को 13 से 17 है और एबीपी में 12 है, बीएसपी में 10 से 14 है और 13 है। तो ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से CNN, IBN, CSDS और ABP, और ये है टाइम्स नाउ और ORG, ये 2 और सर्वे हैं जिसमें बीजेपी को 52 सीटें मिल रही हैं। इंडिया टुडे सिसरो में 48 से 56 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 10 और दूसरी तरफ 4 से 6, समाजवादी पार्टी को 12 सीटें मिल रही हैं और यहां 10 से 14, बीएसपी को 6 से 10, जो अन्य है 1 से 4 है इंडिया टुडे। अब हमारा जो एनडीटीवी का पोल है उसमें बीजेपी को 55 सीटें मिल रही हैं, यानी 46 ज्यादा है, समाजवादी पार्टी को 12, बीएसपी को 8 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं। तो ये एक एग्जिट पोल का एक तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये नतीजे बताए जा रहे हैं, और ओपिनियन पोल जो हुए हैं उसमें भी करीब करीब यही संख्या बीजेपी को प्राप्त हो रही है। 40% वोट है बीजेपी को एग्जिट पोल के हिसाब से, 22% का फायदा है जो जुड़ रहा है, 23% पर समाजवादी अटकी हुई है, बीएसपी 21% पर अटकी हुई है और कांग्रेस 7 पर अटकी हुई है। तो हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से ब्रिजेश शुक्ला हैं, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने ये ट्रेंड है, आप देख लीजिए कि ये 80 सीटों का ट्रेंड है। फरवरी में बीजेपी को 40 सीटें मिल रही हैं जो अब 56 तक चली गई हैं, और उसी तरह से वो घट के 15 से 8 पर आ रही है बीएसपी के लिए, और समाजवादी पार्टी के लिए भी की संख्या भी इसमें काफी
कम हो रही है। तो ये अगड़ी जाति जो है 66% बीजेपी के साथ हैं, यादव जो है 60% समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और जो अनुसूचित जातियां हैं वो 54% बीएसपी के साथ हैं। यानी इनका जो बाकी हिस्सा टूटा है उसका बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास जाता दिख रहा होगा। ये जो जाट वोटर हैं वो 58% बीजेपी के पास गए हैं और 15% आरएलडी के पास रह गए हैं। तो यहां भी एक तरह से बड़ा घाटा है। तो हमारे साथ एक और है, और मुसलमानों का भी हम देख लेते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के पास 48%, बीएसपी के पास 23%, यानी कि बीएसपी के दलित वोट में जो भी बैंक है उनका बीएसपी को मुसलमानों का समर्थन यहां कम मिल रहा है। कांग्रेस को भी मुसलमानों का 15% मिला है और बीजेपी को भी 5% मतदान मुसलमानों ने बीजेपी के पक्ष में किए हैं, जबकि शायद कोई एक टिकट या एक भी टिकट नहीं है उत्तर प्रदेश से बीजेपी का मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दिया। ब्रिजेश शुक्ला है हमारे साथ हैं, आपने बसों से यात्रा की है इस चुनाव के दौरान। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं जेएनयू, शंभुनाथ शुक्ला जी हैं उत्तर प्रदेश को गहराई से जानने वाले हमारे पत्रकार, और बद्री नारायण जी हैं। शंभुनाथ जी, आप ही से मैं पहला सवाल शुरू करता हूं कि क्या आपको 40 से 56 का जो आंकड़ा है ये यथार्थ में बदलता आपको दिख रहा है? मैं ये जानना इसलिए चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जमीन पे कुछ तो बदलाव हुआ होगा कि इतना शानदार बीजेपी का एक तरह से नतीजा दिख रहा है। देखिए, एग्जिट पोल ये तो बताते हैं कि एक पार्टी की बढ़त है, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल है, ये कोई रियल ओपिनियन पोल नहीं है, रियल पोल तो है नहीं, तो इसमें बढ़त दिखाई पड़ती है। पर ये कि इतनी सीटें हो गई, ये थोड़ा मुश्किल या थोड़ा आश्चर्यजनक सा लग रहा है। वजह यह है कि सबसे ज्यादा जो बीजेपी को सीटें मिली हैं वो 98 के चुनाव मिली थी, 58 तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से मिला हुआ था। और उसके जस्ट अगले साल जो चुनाव हुआ 99 में, उसमें 29 हो गई। यानी बीजेपी ग्राफ जिस तरह से बढ़ा था उसी तरह से नीचे आया। उसके बाद क्रमशः 9 और 10 होती चली गई, यानी बीजेपी ग्राफ घटा है। पर ये 10 साल का जो ये मनमोहन सरकार की जो नाकारा नीतियां रही, या कहना चाहिए जो उससे असंतोष रहा, उसको एक विकल्प के तौर पे बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने एक शक्ल के रूप में थोड़ा सा उभार दिया है। अब कोई लहर जैसा हो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें काम करी बिना लहर के 50 सीट तक। लहर का सबसे बड़ा प्रमाण है तो वो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश है जी। एंटी कांग्रेस वेव तो थी, एक दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उस सारे वोट को बिखराव जैसा हो गया, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस में बिखरता सा चला गया। अंत में जो वोटर को दिखाई पड़ा, खासतौर पर जो अगड़े वोटर को, कि बीजेपी अकेला विकल्प है, और उसमें भी मोदी, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है ये परवाह नहीं की गई। मैं इसमें एक उदाहरण दूंगा कानपुर का। कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल निश्चित तौर पे बेहद लोकप्रिय व्यक्ति हैं, और उनके लोगों से लाइव कांटेक्ट है। जैसे कभी चंद्रशेखर के हुआ करते थे, वो हर फ्राइडे को यहाँ चले आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हर घर में जाते हैं, किसी का कोई भी कार्यक्रम हो हर कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन मुरली मनोहर जोशी अचानक वहां आ गए, जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन वोट जो मिला वो मुरली मनोहर जोशी को इस बात पे मिला कि वो मोदी को हम वोट दे रहे। तो ये जो एंटी कांग्रेस वेव का जो विकल्प बन के उभरे वो मोदी बन गए। अब ये सायास प्रयास था या अनायास था, ठीक है, ये नहीं कहा था। बद्रीनारायण जी, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि ये फिक्स वोटर वाले हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा, इनका वोटर नहीं जाएगा बिना, अगर इनके गढ़ में बिना सेंध लगाए, क्या बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या मिल रही है क्या? रविश जी, जो आपने कहा एकदम सही प्रश्न है। इसमें बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शंभुनाथ जी कह रहे थे कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से असहमति रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक चर्निंग हुआ है। वो क्या हुआ है, और कोई नहीं है, बीजेपी सपोर्ट में है, मतलब बीजेपी मान रही है, तो ये एक हमारे लिए राहत की बात है। तो जो चर्निंग हम इतने अकेले नहीं है। हाँ, जो चर्निंग है वो उसके 3 तरह के आकर्षण है। एक तो मीडिया आकर्षण, गाँवों तक में भी 60% घरों में टेलीविजन पहुंच गया है, जो कि ट्रैक्टर से भी, और सबके पास मोबाइल है, मोबाइल पर इंटरनेट है। तो उससे एक तो एक चर्निंग हुआ है, गांव बदला है, लोगों के कनेक्टिविटी बदली है। दूसरी जो चर्निंग हुई है वो है हिंदुत्व और विकास का मृग तृष्णा का आकर्षण जो है, जिसमें कि और तीसरा जो उसके साथ जुड़ा हुआ चर्निंग है वो है कॉमनल राइट, जो ईस्टर्न यूपी में कराए गए और उसका असर। और चौथा है कास्ट अलायंस। बीजेपी ने बड़े ही सोच समझ करके, जैसे अपना दल के साथ जो उनका तालमेल है वो सिर्फ पटेल वोटों के लिए है, यानी जाति की भी राजनीति की, हिंदुत्व की भी राजनीति की, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मीडिया की भी राजनीति की। उससे एक इमेजिन कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग डेवलप हो गया है, जिसमें कि बहुत सारी जातियों के वोटर उनको एक तरफ से वोट दे रहे हैं। एक तो ये हुआ है, लेकिन उसका कोई लहर नहीं है। मतलब वो क्या है, जैसे
वो मोदी के भी नाम पर नहीं, वो अगर पटेल को दे रहा है, पटेल दे रहा है मोदी को, तो वो अनुप्रिया के नाम पर दे रहा है वहां पे कि अनुप्रिया जी हैं इसलिए हम इनको पर ठीक है, खाता तो अकाउंट तो मोदी के नाम से ही खुला था, चाहे जो 54-58 जमा करे वहां। अच्छा, दूसरा क्या है कि चुनाव रोज रोज बदला है, ओपिनियन पोल्स पता नहीं कितना उसको पकड़ पाए हैं। और दूसरा जो हुआ है कि बीएसपी, आप ईस्टर्न यूपी में देखें जो 33 सीट है, उस पर जो हम लोग घूम रहे थे वहां गाँव में और देख रहे थे, अंतिम दिन भले ही वो मोदी की तारीफ कर रहा हो दलित युवा, लेकिन वोट देते समय उसने वोट मायावती को दिया है, स्पेशली जाटो। क्या आप कह लीजिए, फिर मैं फिर विवेक में दो बातें, एक तो जैसे जाति का एक प्रोग्रेसिव रोल वहां दिखाई पड़ा है। गांव में भी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, यानी टीवी और रेडियो आए हैं, इंटरनेट आ गया है। उससे एक नहीं पहुंचेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ने से राजनीति में जाति की भूमिका समाप्त हो जाएगी, फिर तो हम तमिलनाडु ले चलेंगे आपको। एक मिडिल क्लास है ना, एक मिडिल क्लास तबका उभरा है, और उस मिडिल क्लास तबके को शायद मोदी ने ज्यादा प्रभावित किया है। जैसे कुर्मी, वो सभी जातियों में लगभग सभी जगह, कुर्मी लगभग सभी जगह, चाहे वो सेंट्रल यूपी हो चाहे ईस्टर्न यूपी हो, उसका एक मेजर पोर्शन बीजेपी गया है, जो पहली बार हुआ है। ये नहीं कि सब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कुर्मियों ने कभी, कुर्मी जाति के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? आमतौर पे इसके पहले जब सूबे की सरकार बनानी है तो बीएसपी के साथ रहता था, लेकिन इस बार वो मोदी के साथ गया है, मोदी के साथ गया है। इसके पीछे ये भी एक वजह हो सकती है कि उसको दिमाग में ये भरा हो कि खुद मोदी कुर्मी है, गुजरात के हैं, ये भी एक हो सकता है कि उसके दिमाग में पटेल का इमेज, कहीं ना सरदार पटेल को जो उन्होंने पेश किया, आपने भी एक फोटो शायद लोड करी थी, मुझे याद है कि जिसमें सरदार पटेल की एक बड़ी सी फोटो है, अनुप्रिया पटेल है और नरेंद्र मोदी हैं उसमें, और लेकिन चूंकि वो जाति से ना ले इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी। इसी मिथ को तोड़ने के लिए मायावती ने बार बार कहा कि मोदी अपनी जाति क्यों नहीं बताते, कि उनको लग रहा था कि कंफ्यूजन है ओबीसी वोटर्स में। और आप जो भी सर्वेक्षण आ रहे हैं तो उसमें मैं कई चैनलों में देख रहा था कि ये आ रहा है कि जाटव मायावती का जो वोट बैंक माना जाता था वो 30 से 40% के करीब टूट गया है। यादव, मुझे याद है कि 2012 के चुनाव से पहले CSDS का मैं एक डेटा देख रहा था, तो उसमें यह था कि 80% यादव और लगभग 80% जाटव, वो कभी भी सपा और बसपा को छोड़ के किसी को वोट नहीं करता है। क्या ऐसा हुआ है क्या? या फिर अगर ये दोनों पार्टियां, दोनों जाति समूह अगर अपनी पैतृक पार्टी से, मातृ पार्टी से जुड़ी भी रहें, तो क्या इसके बाहर भी कोई पार्टी इतना बड़ा समीकरण बना सकती है दूसरी जातियों से, जो उसके 56, 70 या 60 के करीब ले जाए? एक कैविएट के साथ ही शुरू करते हैं। हाँ, वो लगा लीजिए कि अब ये रिजल्ट नहीं है, कोई बात नहीं। वो क्योंकि देखिए, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, जाति और वर्ग इनके द्योतक होते हैं। अगर अपर कास्ट है और अपर क्लास है तो वो ज्यादा वोकल है, वो ज्यादा रजिस्टर होगा। अच्छा। और जो लोअर स्ट्रेटा है वो ब्लैकआउट हो जाएगा। तो इसमें रजिस्ट्री की बात है, और ओपिनियन पोल में हमेशा और एग्जिट पोल में हमेशा बसपा को पीछे दिखाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात ये है, जो अप्रत्याशित जो गुणनफल के तौर पर दिखाया जा रहा है भाजपा की सीट, आप 2009 से उसकी अगर तुलना करें तो 2009 में भाजपा को 17% वोट मिले थे और उसको सीट मिली थी 10। और अभी आप एग्जिट पोल में उसको दिखा रहे हैं कि उसको 40% वोट मिल रहा है और उसको सीट मिल रही है 55। यानी कि बसपा से 700% ज्यादा सीटें मिल रही हैं उसको। अगर आप एग्जिट पोल में 700% कहां से आ रही हैं सीटें, ये थोड़ा सा सोच करके धड़कन बढ़ जाती है, और इसलिए सत्यता से परे लग रहा है यह आंकड़ा। 700% अगर आप वोट में आप देख रहे हैं केवल 100% का इजाफा हो रहा है, लेकिन सीटें 700% बढ़ी जा रही हैं। जबकि हम ये मानते हैं उत्तर प्रदेश स्प्लिट प्रदेश है, जहां पर लोग विधानसभा में दूसरी प्रकार वोट करते हैं और लोकसभा में दूसरी प्रकार, और लोकसभा में बड़ी टैक्टिकल वोटिंग करते हैं एकत्रित होकर के। आपने देखा होगा कि पिछली बार 2009 में कांग्रेस को केवल और केवल 18.5% वोट मिले थे और सीट मिली थी उसे 21 या 22। यानी कि टैक्टिकल अगर वोटिंग हो गई तो आपका वोट छितरा हुआ नहीं होगा, इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आपको सीट ज्यादा मिल जाएंगी। और इसलिए अगर आप परसेंटेज ऑफ वोट के आधार पर सीटों का अगर आप तुलना कर रहे हैं तो ये आंकड़े अप्रत्याशित रूप से असफल होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखिए कि पिछले कई चुनाव में बीएसपी के वोटों का प्रतिशत में गिरावट आई है,
आपके 2012 के विधानसभा चुनाव का एक हल्का फुल्का डेटा अभी याद आ रहा है कि जो आरक्षित सीटें हैं उनमें विधानसभा में ज़्यादातर 50 के करीब विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो जब दलित वहाँ से निकलकर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं तो वो दलित सपा से नाराज होकर वापस बीजेपी की तरफ क्यों नहीं जा सकते? वो इसलिए क्योंकि भाजपा कभी भी दलितों के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई देती। मलियाना हो, कुमेर हो, सुंदूर हो, उसके बाद बवाना हो, कहीं भी दलितों के साथ, खैरलांजी हो, क्या भाजपा दलितों के साथ कभी उनके पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती है? ठीक है, ये अगर नहीं दिखाई देती तो वो रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करता हुआ नहीं दिखाई देता। और इसीलिए केवल 2 सीटें 2009 में भाजपा को रिजर्व सीट में केवल 2 मिली थी। एक आगरा मिली थी और दूसरी मिली थी बांसगांव। और आगरा में मोदी जी को ये जाके कहना पड़ा कि बाबा साहेब अंबेडकर मुसलमानों के खिलाफ थे। इस प्रकार का जब जिसे कहना चाहिए ताना बाना बुना जाएगा तो पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अगर आप देखें कि कोशिश छोड़िए, क्या आपको लगता है, क्योंकि अब मैंने एक बात कही थी कि कांशीराम का आंदोलन का एक जमीनी आधार है ना, ऐसे कोई मुझे भी बहुत असहमति है इस पोलराइजेशन की थ्योरी से कि हम कोई बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। स्थानीय रूप से ये बातें ठीक हैं, लेकिन आप आगरा की बात करें तो वहां सिर्फ क्या हिंदू मुसलमान हो जाने से दलित जो है निकल के वहां चला जाएगा? फिर तो कांशीराम का आंदोलन कमजोर पड़ गया होगा, फिर तो मायावती का प्रभाव कमजोर पड़ गया होगा। जब आपका प्रभाव नहीं है तो वो टूट के कहीं भी जा सकता है। फिर देखिए रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा क्या था वहां पर। मेरे पास 2000 बूथ के खुद आंकड़े हैं। 2012 में जहां पर उनको डबल डिजिट में वोट नहीं आया था, सिधौली से लेकर के मोहनलालगंज तक के जितने भी आंकड़े आप ले लें, डबल डिजिट में वोट नहीं है भाजपा को। जब आपका संगठनात्मक ढांचा नहीं है तो आपको वोट परिवर्तन कराने में क्या पीपल्स इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? तो ये मुझे लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने रिजर्व सीटों के बारे में बात की, उसकी गणित में एक बड़ी ऊंची जातियों का बड़ा रोल होता है। यानी दलित वोट तो बढ़ जाते हैं, तो ऊंची जातियां जिसको वोट देंगी वही जीतेगा। तो उसमें उस आधार पे आप दलित वोटों को नहीं समझ सकते। दूसरी बात यह है कि दलित वोट जो कांशीराम ने जो आंदोलन तैयार किया था उसका असर इतना है कि अभी ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे, अगर आंकड़े ये दिखाए जाए कि ईस्टर्न यूपी में कितना है और वेस्टर्न यूपी में कितना है, वेस्टर्न यूपी में दलित पार्टिसिपेशन अगर बढ़ा भी है, बीजेपी को वोट बढ़ा भी है, तो उसके कारण दूसरे हैं। लोकल नाराजगी, अलीगढ़ के कैंडिडेट से लोकल नाराजगी थी, इसलिए वहां चला गया। कई जगह पर जो छोटी दलित जातियां हैं, यानी जाटो माइनस, जाटो को छोड़ कर बीजेपी की तरफ, वो उसमें से बीजेपी उसमें पहले भी रही है। पहले देखिए, धोबी समाज को ले लें, वाल्मीकि को ले लें, पासी को ले लें, वो बटा हुआ रहा। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका डाटा कि आप कह रहे हैं 54% दलित वोट इज गोइंग इन द फेवर ऑफ मायावती। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि इसके दलित जो जाटों के अतिरिक्त जितनी दलित जातियां हैं वो सबके सब चले गए हैं, जो कि गलत है। मैं आपको बताऊं कि अलग जातियों से भी जब हम लोग बात कर रहे थे गांव में, सब लोग यही कह रहे थे कि भाई हम लोग मायावती से नाराज हैं क्योंकि हम लोगों को उतनी भूमिका नहीं मिली जितना मिलना चाहिए था, लेकिन वोट हम लोग उसी को देंगे, ये बात भी कह रहे थे। तो ये और उनके भी पासी, जैसे आप मोहनलालगंज को देखें, वहां पे एक पार्टिसिपेशन नहीं मिला है, पासी कैंडिडेट को लड़ाया गया, तो क्या पासी समाज के लोग क्या उस कैंडिडेट को भी वोट नहीं देंगे, वो दूसरे को दे देंगे? और वहीं पर सपा बीजेपी ने भी कई जाति लोगों काफी टिकट दिए हैं बीजेपी ने। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम है कि सपा के मोहनलालगंज में 3 पासी कैंडिडेट लड़ रहे थे, भाजपा से भी और सपा से भी और लखनऊ, आप उसमें देखेंगे तो तीनों लोगों में वोट बटेगा और दूसरा वाला कंसोलिडेट हो जाएगा, इसलिए मोहनलालगंज जीत जाएंगे। रिजर्व सीटों में आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी, हम अपनी बातचीत में ऐसा लग रहा है कि यूपी में कुछ बदल नहीं रहा, सब चीज फिक्स है, कुछ तो बदल रहा होगा तभी, क्योंकि ये सबके सर्वे में 40 से 55 के करीब सीटें आई हैं, ऐसी बात नहीं बदल क्या रहा है वो भी हम लोग आगरा में जाटो वोट सबसे ज्यादा है, उसको बराबर करता है मुस्लिम वोट, और उसके अलावा बैकवर्ड वोट। तो आगरा में बीजेपी जीते या समाजवादी पार्टी जीते, जीतता आमतौर पर उनका ओबीसी क्लास का ही बंदा है। ये आगरा का अपना एक, बहुत पहले कभी बीजेपी जब जीती थी, जब भगवान रावत हुआ करते थे, उसके अलावा कोई ब्राह्मण वहां से नहीं जीतता, ओबीसी जीतता है। अभी भी उनका ओबीसी ही वहां से जो जीता हुआ मतलब जीतेगा इस तरह से। तो ये
जो जहां जहां भी कोई मतलब गैर जाटो ओबीसी या गैर जाटो दलित जिसे कहेंगे हम, दलित सारी हम ओबीसी के गैर जाटो जो दलित है उसको जहां समाजवादी पार्टी ने या बीजेपी ने वो टिकट दिया है, उसके जीतने के चांसेस उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा होते हैं, ज्यादा है बजाय किसी ब्राह्मण। या जब वो ओपन थी तब तो ब्राह्मण जीता था, लेकिन जब से वो रिजर्व हुई है तब से वहां एक फर्क ये आया है रविश जी की जो सामाजिक भाईचारा का जो नारा था मायावती जी का, जिसने पिछले बार उनको मदद किया 2007 में, हाँ, वो इस बार उस तरह से नहीं कर पाया है। ब्राह्मण वोट बीजेपी की तरफ गए हैं बड़े पैमाने पर, वहीं पर ब्राह्मण उनको वोट दिए हैं जहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट है। 20 ब्राह्मण कैंडिडेट उन्होंने 19 के करीब दिए हैं, इसका मतलब तो बीएसपी को फिर 19 मिलने चाहिए। 21 है, बीजेपी ने भी 19 के करीब से। क्या हुआ है कि इलाहाबाद के पास कपिल मुनि करवरिया फूलपुर से लड़ रहे हैं, तो वहां पर पिछली बार ब्राह्मणों ने उनको खूब वोट दिया और बहुत स्ट्रांग ब्राह्मण। इस बार लगता नहीं है कि उन्हें मिला। 20 से 30%, 20 से 30%। लेकिन वो जो घाटा हुआ है वो बीएसपी कहीं से कवर अप नहीं कर पा रही है, सिर्फ एक मुस्लिम वोट को छोड़कर। ज्यादा बढ़ गया। मुस्लिम अगर वोट दे रहे हैं तभी वो कवर अप हो पाएगा, तो मायावती की सीट बढ़ेगी। नहीं तो नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़े देगा तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है। ब्रजेश जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आपने उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा के दौरान हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये महसूस किया आपने कि 2.5 करोड़ के करीब वहां पर युवा मतदाता हैं? इन तमाम युवाओं में हर युवा आर्थिक और सामाजिक और जातिगत रूप से भिन्न होता है, इलाका के हिसाब से भी, कि एक जाति से ऊपर निकलकर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के तरफ जाने की प्रवृत्ति उसमें नजर आई हो आपको? रवि जी, जब मैं 23 मार्च को निकला था चुनाव कवरेज के लिए, हाँ, तो मेरे भी दिमाग में जो बातें अब कही जा रही हैं अभी, कि यही दिमाग में मेरे था कि शायद शहरों में ये सब कुछ होगा, हाँ, उच्च जातियों के मन में ये सब कुछ होगा, हाँ। लेकिन इसके बाद जो जो मैं यात्रा में आगे बढ़ता गया, मैं आपको बता दूं, आप कल देखिएगा परिणाम में, कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं, हाँ, सवर्ण तब भी तमाम सवाल उठा रहे थे, अति पिछड़ी जातियां हैं, इतनी जबरदस्त गोलबंदी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मोदी अब के उसका क्या कारण है, मोदी के इसके लिए मैं बात को शोध करने जाऊंगा जी। लेकिन इतना मैंने देखा है कि वो इतनी जबरदस्त गोलबंदी थी कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे, और अपनी बात सिर्फ ये, और बीजेपी कहीं नहीं थी। किसको वोट देंगे भैया? मोदी को चल रहा है, मोदी का वोट देबे, मोदी का लहर चल रही है, इसके अलावा कोई बात वो सुनना नहीं चाहते थे। सवर्ण फिर भी तमाम सवाल उठा रहे थे। तो मैंने और जो मैं बढ़ता गया, ये बढ़ता चला गया ये हवा। अब इसके परिणाम क्या आते हैं, ये वोट में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, ये कल मालूम होगा। लेकिन जो युवा थे वो किसी भी जाति के हों, उसमें बड़ी संख्या में ऐसे थे जो मोदी के समर्थक थे, मोदी का नाम लेते थे, मोदी को वोट देंगे। भाजपा कहीं नहीं थी, भाजपा का कोई नाम नहीं ले रहा था। लोग इतना जानते थे कि मोदी है और एक कमल निशान है कोई। वो जो मैंने देखा, मैंने यही देखा। अब आगे क्या, अब आगे रिसर्च करे जाके, मैं महीने के लिए जाऊंगा जरूर। ब्रजेश जी, इसके पहले के चुनावी अनुभव में आपने फिर इन्हीं प्रदेशों में देखा होगा कि यही अति पिछड़ी जातियां कभी सपा का नाम लिया करती होंगी, अलग अलग जगह पे बसपा के प्रति निष्ठावान रही होंगी, वो सारा पलट के बीजेपी की तरफ गई हैं या मोदी की तरफ, दोनों एक ही हैं, मतलब बीजेपी की तरफ गई हैं। हाँ, ये वास्तव में ये सपा और बसपा का वोट बैंक है। छोटी छोटी कुम्हार, लोहार, मौर्य, ये सारी जातियां, तो ये पहले सपा और बसपा का वोट बैंक था। ये पहली बार मैंने देखा। भाजपा से उनका उतना ही परहेज था, उतनी एक भारी दूरी थी। वो राम लहर में भी वो अपनी दूरी बरकरार रखे, तब सवर्ण बड़ा मुखर हुआ करता था। इस बार मैंने देखा सवर्ण मुखर था, लेकिन जो ये चुप रहते थे, जिन्हें कहते हैं चुप्पा, चुप वाली जातियां, वो जातियां ज्यादा वो थी। वो जवाब भी दे देती थी। सब्जी बेचने वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने कह दिया, साहब अब तो पिछली बार मैंने इनको दिया, उन्होंने बसपा को दिया, क्या कर दिया मेरे लिए, हम लोग तो यहीं खड़े हैं। इस तरह के सवाल मैंने लोगों के उठाते हुए मैंने देखा है। अब वास्तव में वो वोट में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, या ये जो एग्जिट पोल आ रहा है कितना सही है, ये कल मालूम होगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में किसी एक व्यक्ति के नाम पर इतनी बड़ी लहर नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं। ब्रजेश कह रहे थे उसमें बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कह रहे थे ना कि साइलेंट कम्युनिटी अब बोलने लगी। और लेकिन वो जो बोलना है उसको भी समझना होगा कि वो क्या बोलती है। हम लोग भी जा रहे थे, बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जो जहां बड़कवन कहीं है वहीं वोट दे दे।
यानी जहां वो तो बड़ी लहर जातियां कहेंगी वहीं वोट हाँ, दे वोट दे देंगी। देंगे जहां बड़ी जातियां, या लहर लहर चल मोदी जी का है, तो हमने कहा कैसे है, कहा वो टेलीविजन रेडियो बोल रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो बोल रहा है वहीं वोट देने जा रहा है। 1 घंटा जब हम लोग उनके साथ बैठते थे, खूब बातें करते थे, चलते समय हल्के से कहते थे भैया हम तो हाथी वाले हैं, हाथी को वोट देंगे। तो ये जो डायनेमिक्स है, अंडरस्टैंडिंग पीपल वॉइस, वो हमें समझना होगा, उससे मुझे लगता है दूसरे परिणाम भी पिछड़ी निकलते हैं। जातियों में एक जो उसी तरह का जैसा एक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का एक ट्रैक्टर है लंगर हाँ, जैसा ना, उनको बैठने वो नहीं उसको बैठने नहीं दिया और दूर बैठा रहा। तो वो जो ये कह रहे हैं कि बड़कवन कहिए वहीं देवे, वो शायद डर की वजह से वहां लहर का हाँ दबाव करता होता है। रहता है, लेकिन वो अंदर लहर का खाने क्या दबाव होता है करेगा, रमेश देखिए वो पूरे कार्यक्रम बोलता नहीं है और वो अंदर क्या करेगा पता नहीं। आपका एक कार्यक्रम लहर का था, दबाव होता है। जिसमें आप अस्पृश्य जाति के एक व्यक्ति को बार बार कह रहे थे आओ इधर बैठो, वही बोला। और वो आके नहीं बैठ रहा था, आपने जबरदस्ती उसको बैठाया था। तो बड़कन कहिए तभी वोट दे, तो वो वाली है। लेकिन वास्तविकता में वोट, जो हाथी को 3-4 जातियां जो अति पिछड़ी हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ब्रिजेश कह रहे ब्रिजेश कह हैं, रहे उसको थे। इग्नोर नहीं कर सकते फिर नहीं, अगर। मैं वही कह रहा हूं, आप उनको देखिए, जैसे मौर्य। हाँ, अब मौर्य समाज के सबसे बड़े लीडर आज के रूप में जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब आप बताइए दूसरी जाति में कौन मौर्य लीडर है, तो क्या ये मौर्य छोड़ करके चला जाएगा? और मौर्यों के बीच में जो आपको इस इतना समय- क्यों भरोसा है? मौर्य जो मैं- है ओबीसी है। मैं- वो ओबीसी है, हाँ। अति पिछड़ा है। वो है अति पिछड़ा अति है, पिछड़ा। और नरेंद्र मोदी बार बार जैसे नहीं, अमेठी मैं की वही रैली के कहा। बहाने भी वो बोलते हैं, वो नहीं, क्यों? दूसरा मैं इसलिए मैं बड़ा मुतमईन हो रहा हूं, हाँ। क्योंकि उनके बीच में सबसे बड़ा जो बुद्धिज्म का आंदोलन चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म कन्वर्जन का आंदोलन मौर्यों के बीच में, वो अपने आप को अशोक मौर्य से सीधे जोड़ रहे हैं, मौर्य वंश से, और इसलिए वो कन्वर्जन कर रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत मुतमईन हूं कि वो बसपा के साथ खड़ा हुआ है। एक इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ जो रवि जो कह रहे हैं विवेक जी, ये जो छोटी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उसमें से निषाद है सबसे, जो उसमें इंपॉर्टेंट जाति है निषाद, जो कि लोध कल्याण सिंह के कारण, लोध एसोसिएशन के कारण वो बीजेपी को वोट देता रहा है। लेकिन इस बार अगर आप वोटिंग पैटर्न देखें उसका, इलाहाबाद के आसपास हम लोग भदोही वगैरह में देख रहे थे, उन्होंने उसमें से बहुत सारे लोगों ने बसपा को वोट दिया। इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सारे आंकड़े हैं वो इधर कैसे जा रहे हैं, क्योंकि वोट देते समय दिखाई पड़ रहा है कि वो आप अपने नजरों से देख रहे हैं काफी कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन नतीजा आप एक पार्टी के पक्ष में संगठित रूप से देख रहे हैं। शायद तो समझ में नहीं आ रहा कि रियलिटी और आंकड़े में क्या। एससी कैटेगरी में डाला था, वो कुछ विवाद हुआ था बीएसपी से, इससे मल्ला जिसे निखात बोल 17 के जातियां हैं वो उसमें, शायद 17 जातियों को बीएसपी के सिंह ने बजाय किया वो था। सपा को प्रेफर कर रही है, अभी ध्यान देना है। नहीं, सपा का भी वोट है उसमें, 17 जातियां हैं, फूलन प्रजापति देवी है। सपा में थी। और वो ये मायावती ने सब भी किया। समीकरण बनाए, अगर मान लिया जाए कि पूरी सवर्ण जातियां बीजेपी में एक तरफ से एक मुश्त चली जाती हैं 15%। 15%, और जो कह रहे हैं कि अति पिछड़ी कुछ जातियां चली जाती हैं, तो मिलके कोई बड़ा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। वोटों के बिखराव से क्या तब बीजेपी को अगर वोट प्रतिशत भी कम हो, देखिए है ना, उत्तर तो क्या फायदा होता नहीं दिख रहा है? उत्तर प्रदेश में सवर्ण जातियां प्लस अति पिछड़ी हाँ। जातियां और ओबीसी का वही एक बड़ा हिस्सा जा रहा है। इसलिए बीजेपी एक नंबर 1 पार्टी के तौर पे तो वहां उभर रही, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब ये कांग्रेस का जो पूरा वोट है वो तो जा रहा है वो तो बीजेपी सिर्फ के हो रहा पास। है। हाँ। नहीं, कांग्रेस का एक वोट बैंक वो भी था ना उनका, दलित और मुस्लिम भी, वो तो खिसक गया है। लेकिन फिर भी सवर्ण जातियों में कांग्रेस का एक जो वोट बैंक था वो खिसक के चला गया है। और कांग्रेस दूसरे जो मिडिल क्लास तबका उभर के आया है, जो यूथ उभर के आया है, वो सीधे सीधे मोदी के और साथ। रमेश, कांग्रेस और मिडिल कांग्रेस क्लास जो का है- मतलब आप इसे उसमें अपर कास्ट नहीं कर रहे, वो सारे कास्ट का नहीं, है मैं ना। ये कह रहा हूं, दलित के बारे में थोड़ा अलग कांग्रेस बात जो है। लेकिन दलितों का मिडिल क्लास भी काफी बड़ा है उस उत्तर प्रदेश में, जो हम नहीं देखते हैं। नहीं, लेकिन क्या वो वो- बीजेपी में गया है? वो उसका भी नहीं एक गया portion है। जा रहा है, जा रहा है। क्रीमी लेयर जा रहा है उसका मैं भी। थोड़ा नहीं, डिफर मैं करूंगा। इसीलिए एक से- कह- एक से- देखिए, हाँ, एक-एक बात कर लीजिए, हाँ, फिर मैं दो बारी बातें बारी। कहना चाह हाँ। रहा हूं। एक तो कांग्रेस अपने आप में पार्टी न जीते, लेकिन उसके व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के लिए तो जीत निश्चित है, उनको कोई नहीं हरा सकता। क्या आप उनकी जीतों को हटा देंगे? 4 सीटें तो ऐसे ही दिखाई पड़ती हैं कि जो जीत रहे हैं वो लोग। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि लीडर से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं और तब जाकर के वोट देते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप अप्रत्याशित जो 800% बढ़त दिखा रहे सीटों पर, आप कह रहे हैं 10 सीटें थी बसपा से अगर जोड़ेंगे 55 है। हाँ 55-56 है, तो अगर 10 सीटें हैं और आप दे रहे हैं बसपा को 8 सत्ते 56 और उसकी 10 और सीटें रखें तो 800% जो है पर देखिए जैसे बढ़त हो रही है। दिल्ली में एक चंद जैसे शंभुनाथ जी जो कह रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। जिस तरह से दिल्ली में क्या हुआ कि बीएसपी का वोट काफी गिर गया, 10% के करीब गिर गया, और वो शायद चला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से।
तो जो एक सामाजिक उन्नति आई है, एक तबका जो मध्यम वर्ग में बदला है, वो हो सकता है कि जब दिल्ली में अलग हो सकता है तो यूपी में क्यों नहीं अलग सकता? आप दीजिए फिर। हाँ, दलित यूथ हम लोग जब वहाँ काम कर रहे थे तो हमारे एक साथी ने बताया कि सर बहुत परेशानी हो रही है, सारे दलित इस बार जा रहे हैं, दलित यूथ का मोदी का नाम ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई वही आदमी और वही लोग आगे कहने लगे कि नहीं साहब, वोट सबने दिया है हाथी को। तो ये जो दलित, और क्यों? क्योंकि ये फैला, ये भी तो हो सकता है कि जो आपको झूठ बोलने के लिए मोदी को बोल रहा है, मोदी को वोट देके फिर हाथी को बोलता होगा, ये भी तो हो सकता है दोनों तरफ से। नहीं, वो लहर दिखाई पड़ रही थी क्योंकि हर आदमी मोदी के बारे में बात कर रहा था, दलित हो चाहे गैर दलित। फिर जो शुक्ला जी कह रहे हैं वो मिडिल क्लास आया कहां से? उसमें फैक्टर क्या है? उसमें फैक्टर ये कि रिजर्वेशन, उनको ये मैसेज गया कि बीजेपी आएगी तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। सीपी ठाकुर का बयान उस समय आ चुका था और उसने सपोर्ट नहीं किया प्रमोशन में, रिजर्वेशन में सपोर्ट नहीं किया था। एक दिन में दलित यूथ जो जाते हुए दिख रहे थे मोदी की तरफ, उनको रोका है। इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आंकड़े दे रहे हैं ये पर कुछ तो टूटा है। मैं भी घूम रहा था, मतलब ब्रजेश जो कह रहे हैं वो गूंज रही थी बातें, मतलब सुनाई तो दे ही रहा था। मोदी वर्सेज अदर्स थी, यानी एक तरफ मोदी थे, दूसरी तरफ सारी पार्टियां दिखाई पड़ रही थी। मोदी, लेकिन आप ये मत भूलिए कि समाजवादी पार्टी के प्रति भी नाराजगी थी लोगों में, है ना? एक सेकंड में, तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी, तो दो दलों से नाराज थे लोग। मोदी ने क्या किया? बड़ी सफाई से, या कहना चाहिए बड़ी चतुराई से अपने पत्ते नहीं खोले, अपनी जात नहीं बताई, कहीं नहीं बताई। जहां उनको जरूरत पड़ी वो कह दिया कि मैं नीची जात का हूं, जहां जरूरत पड़ी ओबीसी होगी, जहां जरूरत पड़ी जिस चाहे। लोग इतने भोले भी नहीं होंगे, निश्चित तौर पर मैं मानता हूं, लेकिन हाँ। मोदी ने किसी भी बीजेपी के किसी बयान को न डिफेंड किया, न उस पर हमला किया, यानी एक तरह से चुप्पी साध गए। जो उन पे निजी हमले हुए उस पर भी चुप्पी साधे, गुजरात के विकास के मॉडल पे बोले, पर गुजरात के संदर्भ पे निजी हमले पे नहीं बोले। इतना भरोसा आप लोग उत्तर प्रदेश के पुराने विश्लेषण में क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ नया नहीं हुआ होगा क्या उत्तर प्रदेश में? वही नया जो आप जो नहीं हम लोग नहीं बोल पा रहे, और अब मैं चाहता हूं कि वो, मुझे 15 जनवरी को एक बहुत क्लोज बीएसपी के उनसे बात हुई, लेफ्टिनेंट से। तो जो पार्टी के अध्यक्षा थी, उनका सबसे बड़ा एक डर ये था कि कम्युनल पोलराइजेशन अगर होगा तो कम्युनल पोलराइजेशन के अंदर बहुत सारे वोट स्थानांतरित होंगे और उसके अंदर बसपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये कहीं फिक्स मैच ना हो जाए, और फिक्स मैच के तहत बहुत सारे ऐसी सीट हैं जहां पर सपा और भाजपा अपने वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं, यहां तक की आशंकाएं व्यक्त की गई। और हम लोगों ने देखा, लगातार देखा कि कम्युनल पोलराइजेशन जो है, जैसे ही सरकार बनी सपा की, उसी समय से कम्युनल पोलराइजेशन हो गया। और सवर्ण समाज का जो मतदाता था वो इसलिए भी नाराज था कि मुल्ला मुलायम सिंह यादव उनको बोलता था, सॉरी टू यूज दैट टर्म, उनको बार बार ये कहता था कि इन्होंने हद से ज्यादा मुसलमानों को छूट दे रखी। इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया गया, उसने पोलराइजेशन किया। बदला है उत्तर प्रदेश में। जो आपका सवाल है उसमें एक तो जो विवेक जी कह रहे हैं कम्युनल पोलराइजेशन हुआ है, दूसरा विकास, ये जो कंज्यूमर पैदा हुआ है, मिडिल क्लास पैदा हुआ है, वो और टेलीविजन इंटरनेट पैदा हुआ है, इसके थ्रू जो एक क्लास बना है वो मोदी में था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मोदी ये विकास, और जो टेलीविजन आपका बोल रहा था वो तो फिक्स हो जाता है, एक बार देख लिया आपके दिमाग में बैठ जाता है वो। तो एक तो वो था। और मुझे हैरानी है कि सब चीज टीवी अगर बना देता तो फिर मोदी को 450 रैलियां नहीं करनी। वो तो शब्दावली प्रदान करता है, वो शब्दावली प्रदान करता है, सजेस्टिबिलिटी करता है। ब्रजेश, आपको लग रहा था कि ये टीवी का इतना रोल था लोगों को चेंज करने में कि उनकी अपनी जो निष्ठाएं थी वो बदल गई? या हम ये क्यों ना माने कि उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो भी चाहता है कि वो एक राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े और एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट करे जो शायद जीतती हुई इस चुनाव में लग रही थी, उसका हिस्सा बने? वास्तव में रवि जी, एक रिक्तता थी, कांग्रेस से बहुत परेशान थे लोग। हालत ये थी कि योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच रही हैं, खाने की दिक्कत है, महंगाई इतनी ज्यादा है, और यहां पर सपा सरकार थी, बसपा इसके पहले थी। हमें जो लगता है, जो मैं लोगों से बात करता था, अभी कहा जा रहा था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। आप यकीन मानिए कि मैं सहारनपुर से मैं चला था और बनारस में मैंने अपनी यात्रा समाप्त की, किसी एक व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं हिंदू या मुसलमान के लिए वोट डाल रहा हूं।
लेकिन बड़ी दुख है कि हम अपने जो मतदाता हैं उन पर तमाम सवाल उठा देते हैं, तमाम बातें करने लगते हैं, उनके सोच पर तमाम सवाल उठाते हैं, उनकी नीयत पर तमाम सवाल उठाते हैं। उनकी भूख नहीं देखते, उनकी पीड़ा नहीं देखते। हर आदमी ये ने कहा कि बहुत परेशानी है, शायद इनको भी दे दो कुछ दिन, शायद यही निजात दे दें, और नहीं देंगे तो हाथ जोड़ लेंगे इनसे। हर व्यक्ति ने मुझसे यही कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट दे रहा हूं, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा। हर आदमी ने नहीं कहा कि अब ये कह रहे हैं कि भाई 60 साल उनका दिया, अब इन्होंने उनका 60 महीना देख लें, देखेंगे क्या कर लेते हैं, कई तो रहे बड़ी बड़ी बातें। हर आदमी ने यही कहा। मुझे नहीं लगता है, सारा कुछ ये था, मैंने जो लोगों से बात की, आदमियों की परेशानी थी, लोगों का दर्द था, लोगों का गुस्सा था, और उसके लिए कोई एक विकल्प दिखा। और उसमें ना टीवी का कोई रोल है, ना किसी का रोल है। व्यक्ति इतना बेवकूफ नहीं है कि जो टीवी से संचालित हो। हम लोग उनको पता नहीं क्यों कैसे मोदी आ गया भाई। ब्रजेश जो कह रहे हैं, जानकारी जी ठीक है, संक्षेप में मुझे ब्रेक लेना है। मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। वेस्टर्न यूपी में कहीं भी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मोदी का वोट दे, बल्कि विशुद्ध पोलराइजेशन था। चाहे सहारनपुर देख लें, मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी में था, है ना, और सेंट्रल यूपी में भी दूसरी जातियां जैसे यादव वर्सेज अदर्स थे, और यादवों की इतनी ताकत है वहां पे कि सेंट्रल यूपी में मुलायम सिंह की फोर्सेज को हरा पाना या मतलब बाहर करना आपको लगता है कि यादव छोड़ के गए होंगे मुलायम को? मुझे नहीं लगता। हाँ, यादव के बारे में तो कतई नहीं लगता। नहीं लगता। मैंने मैनपुरी में भी देखा आपको, बाहर भी देखा, और भी लोगों से सुना, और मैं चूंकि खुद भी इटावा गया। आपने खुद देखा, आप क्यों ऐसे बात कर रहे मैं हैं? सवाल पूछ रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं रखना चाहता। हर जात मेरे बारे में नहीं बात, नहीं, ये आप लोगों ने फेयर नहीं है। हर जात का एक औरा भी होता है। बाकायदा देखिए माइक क्या है, लगा के अगर हमारे गांव का क्या है कि पत्रकार इतना ही देखता है, जब वो देख रहा होता है ना, पता नहीं होता कि उसके बाहर की क्या नहीं, रियलिटी। हमने तो देखा ना, आपने जो एयर करवाया। ब्रजेश कह रहे हैं, ब्रजेश से थोड़ी सी सहमति है मेरी, लेकिन थोड़ी असहमति है। वो ये है कि हिंदुत्व के साथ विकास का एक आकर्षण, हम बार बार कह रहे हैं कि 3 आकर्षण क्रिएट हुए, तो लोगों को ये था कि मुक्ति चाहिए। उस आकर्षण में गया कौन? आप जब कह रहे हैं कि जो दलित जातियां नहीं गई या पिछड़ी जातियां नहीं गई, तो कौन गया उसके पीछे? देखिए, एक सवर्ण बड़े पैमाने पर गया है, ब्राह्मण गया है, जो कि पिछले बार मायावती को वोट दिया था, वो ब्राह्मण, लेकिन जो गया है वो भी पैसिव सपोर्टर, पैसिव वोट दिया है। बहुत लग के इस बार ब्राह्मणों ने मदद नहीं की है बीजेपी की, लेकिन फिर भी अगर इन आशंकाओं के बीच अगर बीजेपी 50 सीट ला रही है, तो इसका मतलब है कि मुलायम सिंह यादव और सुश्री मायावती जी को अपना बैग पैक कर लेना पड़ेगा इस चुनाव में। और ये कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है, ये कोई छोटी बड़ी कामयाबी नहीं है कि जिस जमीन को कांशीराम ने इतनी मेहनत से तैयार की, या मुलायम ने एक बहुमत प्राप्त करके वहां पर अखिलेश को बिठाया, उस जमीन को एक अमित शाह आते हैं और धाराशाही कर देते हैं। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। कांशीराम की ही जमीन के कारण जो बच रहा है मायावती के पास, उसी कारण वो 8 सीटें हैं। तो ठीक है, हम छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा हम बात कर लेंगे कि यूपी में कम से कम एक नया नेता तो पैदा हुआ है जो यूपी का नहीं है, गुजरात से आया है। छोटे से ब्रेक के बाद